बच्चों, आज की ये वीडियो है स्पेशली हमारे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं हमारा नेशनल इनकम का पूरा यूनिट। आप नेशनल इनकम यूनिट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से, और आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो अपनी बुक भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी रेलिवेंट चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर लगातार अब आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए वीडियोज़ आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। बाकी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नेशनल इनकम का हमारा जो पूरा का पूरा यूनिट है, ये आपकी बुक के हिसाब से 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन भी होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। बाकी कंप्लीट इसकी वेटेज हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में रहती है 10 नंबर की। तो पूरी वीडियो कवर करने से आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के सोचो 10 नंबर कंप्लीट अच्छे से हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक सबसे पहले तो एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। और इसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात करते हैं। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली मॉडल होता है। अब इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस याद रखने अगर एग्जाम में पूछे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम होती है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हम पूरी इकोनॉमी का निकालना चाहते हैं। बात करें टूल्स की, तो माइक्रो के टूल्स हैं सिंपल डिमांड और सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे टूल होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। बाकी अगर डिफरेंस लिखना हो तो आप एक लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल का लिख सकते हो। कोई भी माइक्रो का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, लेकिन मैक्रो के अंदर आप नेशनल इनकम लिख सकते हो या अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ छोटे मोटे टर्म्स, जैसे जीडीपी। जीडीपी जो होता है वो हम कहते हैं कि सारे ही फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री के, उसको बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमें इंट्रोडक्टरी फॉर्म में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को पहले समझना पड़ता है, जैसे कि गुड्स क्या होते हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो हम अपने आगे के टॉपिक्स को उसी हिसाब से ब्रेक डाउन करके आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ गुड्स की। अब टाइप ऑफ गुड्स जो है उसको कभी कभी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर भी कह देता है क्वेश्चन के अंदर। तो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। तो 2 तरह के गुड्स याद रखने। फाइनल गुड्स जो होते हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, एक को बोल देते हैं कैपिटल गुड और एक को बोल देते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा गुड कैसा होता है। तो स्टार्टिंग विद इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो, इंटरमीडिएट गुड्स को याद रखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये सोचो कि गुड्स कौन खरीद रहा है। अगर आपने देखा कि ये गुड्स एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है या कोई फर्म खरीद रही है, तो अगर वो गुड प्रोड्यूसर खरीद रही है या तो बेचने के लिए, मतलब रीसेल के लिए, या फिर वो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगी, तो बस इन दोनों बातों से आप समझ जाओ कि ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। यही इसके कीवर्ड्स हैं। तो देखो, इंटरमीडिएट गुड्स को या तो आप रीसेल के लिए यूज़ करते हो या फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेते हो उसी साल में, यानी कि सिंपल भाषा में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर लेते हो, है ना। तो दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मान लो एक डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, तो वो इसको क्या करेगा, रीसेल कर देगा, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है। या फिर अगर किसी दुकानदार ने मिल्क खरीदा जिससे वो मिठाइयाँ बनाएगा, तो वो उसके लिए एक मिल्क रॉ मटेरियल है। तो ये दोनों ही प्रकार के एग्जांपल्स इंटरमीडिएट गुड्स में कवर हो जाते हैं। बाकी इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को आप अकाउंट्स पढ़ने वाले एंगल से भी समझ सकते हो। एक तरह से बिजनेस के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, रेगुलर बेसिस वाले, रेगुलर नेचर वाले, जिनको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, उन सब तरह के एक्सपेंडिचर्स को, उन सब तरह के एक्सपेंसेस को हम इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट एक्सपेंस बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स बोल सकते हैं, राइट। अच्छा,
अब होते हैं दूसरे फाइनल गुड्स, यानी कि ये कौन से होते हैं। तो फाइनल गुड्स का देखो क्या मतलब है। सबसे पहले तो फाइनल गुड्स का मतलब होता है दो बातें, या तो एक हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए खरीद लेता है, या फिर कोई प्रोड्यूसर उसको खरीदता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसको लंबे समय के लिए खरीदता है, या आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए खरीदता है। तो इसीलिए फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज बन जाती है। तो दोनों के एग्जांपल्स देखो। जैसे मान लो कि फाइनल गुड आपने, हाउस होल्ड ने अपने कंजम्पशन के लिए कुछ खरीदा, आपने मिल्क खरीदा ताकि भाई आप उसको कंज्यूम कर लोगे, तो वो एक कंज्यूमर गुड बन गया जिसको हम फाइनल गुड कह सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर कोई फर्म है, अब फर्म ने कोई बड़ी सी मशीन खरीदी, अब वो बड़ी सी मशीन तो सालों साल चलेगी, वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है, तो इसको हम कह देते हैं कैपिटल गुड, वो भी एक फाइनल गुड है। तो इसीलिए ना फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज मानी जाती हैं। फाइनल गुड्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं, यहाँ पर भी लिखा है, देखो दिखा देता हूँ डिफरेंस के अंदर। एक को बोलते हैं कंज्यूमर गुड, है ना, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल गुड। ये दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस बताओ, तो आप इसके डिफरेंसेस आराम से लिख सकते हो। फाइनल गुड्स में आप वही बातें बताना जो इसके मीनिंग है कि या तो कंज्यूमर फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेता है, या प्रोड्यूसर इसको इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। जबकि इंटरमीडिएट गुड के कीवर्ड्स होते हैं कि या तो हम उसको रीसेल के पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, और या फिर हम उससे फर्दर प्रोडक्शन कर लेंगे। तो ये इसके कीवर्ड्स होते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम में जो फाइनल गुड्स होते हैं या फाइनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम उनको इंक्लूड करते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होते हैं या गुड्स होते हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, है ना। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, अब कंज्यूमर गुड्स भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए अगर पूछे तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, हम सामान खरीदते हैं, हम हाउस होल्ड्स हैं। अब हम अपने घरों के लिए या अपने कंजम्पशन के लिए जो सामान खरीद सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक हो सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कुछ हफ्ते तक चलेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ हो सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो हो सकता है मतलब सालों साल चले, 2 4 5 साल चल जाएं, है ना, उनको ड्यूरेबल बोल दिया। और कभी कभी तो हम सर्विसेज भी खरीदते हैं। अब सर्विसेज जो होती हैं वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो भी आपके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, या वो भी आप अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की सर्विस आपने इस्तेमाल करी। तो पॉइंट ये है कि हाउस होल्ड अगर कुछ भी खरीद रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज, तो वो कंज्यूमर गुड होता है, सिंपल। और कैपिटल गुड जो है वो क्या है, वो एक प्रोड्यूसर खरीदता है, ऑब्वियसली उसको प्रोडक्शन करनी है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, कोई प्रोडक्शन करने के पर्पस से मशीन, इक्विपमेंट, कोई बड़ी चीज़ खरीदता है, तो हम उसको कैपिटल गुड बोल देते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में फिर इस्तेमाल की जाती है। तो ये डिफरेंस भी आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप बता देना कि देखो कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, इधर प्रोड्यूसर खरीद रहा है। कंज्यूमर गुड से देखो प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड से प्रोडक्शन होती है। उसके बाद कंज्यूमर जो है उसको चेंज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, जबकि कैपिटल गुड जो है उसको चेंज नहीं करते। अब आपने मशीन खरीदी तो वो मशीन तो वैसी ही रहेगी, प्रोड्यूसर उसको वैसे ही रखकर यूज़ करता रहेगा। बाकी आप एग्जांपल्स दे सकते हो, है ना। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर एक क्लासिक पॉइंट बता देता हूँ, ट्रिकी पॉइंट, एमसीक्यू में काम आ सकता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बस आप याद रखना, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जो भी गुड्स प्रोड्यूसर खरीद रहा है। तो जनरली प्रोड्यूसर 2 तरह के गुड्स में निवेश करता है। एक को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जो आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा, और एक होते हैं रॉ मटेरियल, है ना। तो रॉ मटेरियल का मतलब हो गया है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इन दोनों को हम अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो इन्हें बोला जा सकता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो बाय चांस एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई प्रोड्यूसर गुड्स क्या, तो प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी होती है गुड्स को लेकर। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक और फ्लो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जाम में कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट में और फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत ही सिंपल है, अपने नॉलेज के लिए तो याद रखो कि जब आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो या जब आप एक वीडियो बनाते हो, तो वही फ़र्क है स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो इकोनॉमिक्स में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
जिसमें कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं, क्योंकि उनमें टाइम डायमेंशन होता है, मतलब उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड होता है ना। तो जब भी कोई टाइम डायमेंशन होता है और जब हम उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम। तो जब हम किसी की इनकम निकालते हैं तो हम उसकी इनकम या देश की नेशनल इनकम भी निकालते हैं तो हम 1 साल की निकालते हैं, तो एक टाइम डायमेंशन यहाँ पर होता है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स में कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स होती हैं फ्लो की और कुछ वेरिएबल्स होते हैं स्टॉक। अब जैसे वेल्थ है या जो बैलेंस शीट आप अकाउंट्स में बनाते हो वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें टाइम डायमेंशन नहीं है। आप बैलेंस शीट अगर बनाते हो तो वो सिर्फ 31 मार्च की डेट की ही पोजीशन को शो करता है, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन फ्लो वेरिएबल्स जो होता है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर हमारा एक टाइम डायमेंशन होता है, जैसे प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई, ये सब चीज़ें हो गई जो 1 साल के लिए मेजर की जाती है। तो ये स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से कवर करना, इस पर ट्रिकी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में भी ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो पहली चीज़ तो ये कि इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम याद रखना है जो हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो कितना बढ़ रहा है ना। अब ये 2 तरह का हो सकता है टर्मिनोलॉजी वाइज, तो एक को बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक को बोलते हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट में फ़र्क ये होता है कि ग्रॉस का मतलब तो हो गया कि जो आपने टोटल कैपिटल फॉर्मेशन करा, लेकिन नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो पूरे साल यूज़ होने के बाद एक्चुअल वैल्यू बच गई। तो एक सिंपल भाषा में ये हम आगे भी कवर करते हैं और आपको पता भी होगा कि जब हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करते हैं तो इसका मतलब होता है वो क्या डिनोट कर रहा है, डेप्रीसिएशन, जिसको दूसरे भाषा में बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप ऐसे सोचो कि आपने एक मशीन खरीदी 100 रुपये की, लेकिन जब उसको यूज़ करा तो ईयर के एंड पर उसकी एक्चुअल वैल्यू बच गई सिर्फ 95। तो हम नेट कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे 95, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे 100। तो ये जो 100 और 95 का डिफरेंस है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, डेप्रीसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद रखनी है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो ये कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कैपिटल फॉर्मेशन भी मतलब डिवाइड की जाती है, या इसको समझने के लिए भी हम कहते हैं कि एक कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है वो होती है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है वो होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक, है ना। तो ये मैं आपको आगे डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा, तो अभी ज़्यादा नहीं कवर कर रहा, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए अभी के लिए बेसिक कि एक होती है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक होती है इन्वेंट्री या स्टॉक वाली इन्वेस्टमेंट। बाकी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर लिखा है वो भी एक प्रकार से फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ही कंपोनेंट में आ जाएगी, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, अब क्योंकि डेप्रीसिएशन का जिक्र हो ही गया यहाँ, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि भाई डेप्रीसिएशन क्या। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जब हमारे किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है, या तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस की वजह से, मतलब कि आपको एक्सपेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी जिस वजह से मेरी चीज़ पुरानी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या आप मार्क कर लेना अपनी बुक्स में भी, कि डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क है। अब देखो, जैसे मान लो मेरी एक मशीन है, वो छत से नीचे गिर गई और वो डैमेज हो गई, तो मैं उसको डेप्रीसिएशन नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ, और वो किस में कंसिडर की जाती है, कैपिटल लॉस में, क्योंकि अब उससे इस मशीन की प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो जाएगी। और कैपिटल लॉस को लेकर आप कभी भी कोई प्रोविज़न पहले से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ऐसा होने वाला है। तो ये बातें कुछ पता होनी चाहिए। तो देखो कि भाई कैपिटल लॉस क्या है। कैपिटल लॉस होता है जब कोई मान लो नेचुरल कैलामिटी या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस हो जाए, उस वजह से हमारे एसेट की वैल्यू में जो नुकसान होता है, उस नुकसान को हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। बाकी डेप्रीसिएशन तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर से होता है, आप यूज़ करते रहते हो, तो ये पहले से एक्सपेक्टेड होता है, और हम डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविज़न भी बना सकते हैं।
जबकि कैपिटल लॉस के लिए हम प्रोविज़न नहीं बना सकते, बस आप कैपिटल लॉस के लिए क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो, पर कोई प्रोविज़न जनरली नहीं बना पाते। तो ये फ़र्क हमें डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? वैसे तो देखो नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें इनकम जो है वो एक सर्कुलर फ्लो में, मतलब सर्कल के अंदर चलती रहती है। अब ये पूरा प्रोसेस है कैसे? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो याद रखना है कि टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है इसमें सिर्फ हाउस होल्ड्स होते हैं और फर्म्स होते हैं। अब प्रोसेस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अगर बात करें, हाउस होल्ड से शुरुआत होती है और हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में जो इनकम का फ्लो है वो इसमें दर्शाया जाता है। अब फर्म को प्रोडक्शन करना होता है तो फर्म सोचते हैं कि हम इसके लिए फैक्टर सर्विसेज किससे लें। तो अगर मैं दिखाऊं आपको कि सबसे पहले जो ये हाउस होल्ड्स हैं ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब इन 4 चीज़ों के बदले में फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम पे कर देते हैं। फैक्टर इनकम में लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ये चीज़ें फर्म्स किसको दे देते हैं? हाउस होल्ड्स को। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो 1 और 2 लिखा हुआ है, इस मार्केट को हम फैक्टर मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दी और फैक्टर इनकम मिल गई। अब इस फैक्टर सर्विस से फर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जो नीचे स्टेप 3 में मैं लिख रहा हूँ वो सारे गुड्स और सर्विसेज बनाकर हाउस होल्ड्स को बेच देते हैं, और हाउस होल्ड्स इन गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो भी मनी होता है या पैसा होता है, वो फर्म्स को दे देते हैं। तो अगर हम इस मॉडल को ध्यान से समझें तो पहले जो पैसा है, मनी, वो फर्म्स से हाउस होल्ड्स की तरफ जाता है और बाद में वही मनी हाउस होल्ड से वापस फर्म्स की तरफ आ भी जाता है। तो इस पूरे कार्यक्रम को इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह देते हैं। तो हमें ये लिखना पड़ता है, इंग्लिश में पूरा स्टेप बताना पड़ता है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो मनी का फ्लो है, जिसमें आप ऊपर वाला 2 पॉइंट और 4 पॉइंट कवर करते हो, तो उस पोर्शन को मनी फ्लो बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। लेकिन जो नीचे वाला है जिसमें मनी के अलावा फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज दिए लिए जा रहे हैं, उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है ना। तो ये सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसके बारे में हमें बेसिक यही बातें बतानी पड़ती हैं कि सर्कुलर फ्लो किस तरह से काम करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीडीपी का। और जीडीपी के अंदर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है, उनका डिफरेंस, ये अच्छे से हमको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करें जीडीपी, वो तो हमको पता ही है कि जीडीपी का मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि जितना भी क्वांटिटी बना और जितना भी प्राइस है उसका मल्टीप्लाई करके हमारा जीडीपी आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने 5 डब्बे बनाए और एक डब्बा है 10 रुपये का, तो हम क्या बोलेंगे? 5 डब्बे इंटू 10 रुपये इज इक्वल टू 50 रुपये जीडीपी। लेकिन जीडीपी को 2 तरह से मेजर करते हैं। जब हम करंट मार्केट प्राइजेस पर ये गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू निकालते हैं तब हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम कोई पुराने बेस ईयर के प्राइजेस पर ये जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं तब हम कहते हैं रियल जीडीपी। तो इसीलिए 2 नाम हो गए, नॉमिनल और रियल जीडीपी। अब इन्हीं से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन जाता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी और इनटू 100 करके हम परसेंटेज के फॉर्म में एक जीडीपी डिफ्लेटर या जिसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मार्केट प्राइसेस अभी करंट कितने हैं नॉमिनल जीडीपी में ये, और रियल जीडीपी दिखाता है कि अगर मार्केट प्राइसेस को हम बेस ईयर का ले लें तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो बढ़ रही है क्वांटिटी की वजह से वो कितनी हो रही है। तो अगर दोनों में से कोई पूछा जाए कि ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है जीडीपी शो करने का, तो हम कहेंगे रियल जीडीपी, है ना। तो ये भी बात आपको डिफरेंस में भी और वैसे भी नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि जो रियल जीडीपी होता है वो सिर्फ क्वांटिटी से ही अफेक्ट होता है, वो प्राइस से अफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए वो ज़्यादा रिलायबल मेजर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉमिनल जीडीपी क्योंकि प्राइस से भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि करंट प्राइस अगर बढ़ गए तो जीडीपी बढ़ जाएगा,
लेकिन वो तो सिर्फ महंगाई बढ़ी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को अच्छा मेजर हम नहीं मानते। रियल जीडीपी जो होता है वो एक अच्छा मेजर होता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ये आप याद रखना, इस पर छोटा सा एप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है। बाकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, वो सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख कर छोड़ रखा है। तो हमारे लिए सिर्फ खाली प्राइस इंडेक्स ही पूछेगा। तो प्राइस इंडेक्स मतलब आप याद रखना जीडीपी डिफ्लेटर, और उसका फॉर्मूला याद रखना नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर आता है एक अगला इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और इस पर क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई दो तरह की इनकम होती है, एक को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम और एक को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो सर क्या फ़र्क है? तो फैक्टर इनकम तो देखो होती हैं सिर्फ 4, कौन कौन सी, जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम जो होती हैं वो बिना किसी सर्विस के हमें मिल जाती है, जनरली कोई गिफ्ट, डोनेशन या स्कॉलरशिप, इस तरह की चीज़ है। तो ये तो हो गया मीनिंग। लेकिन कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है, तो हमें तब डिफरेंस लिखना आना चाहिए। फैक्टर इनकम, उसका मीनिंग लिखेंगे कि फैक्टर सर्विस के बदले में मिलता है, ट्रांसफ़र इनकम हमें बिना किसी सर्विस को प्रोवाइड किए मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फैक्टर इनकम को हम अपने देश की इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि ट्रांसफ़र इनकम को हम अपने नेशनल इनकम में यानी देश की इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। फिर इनके कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो आप। फैक्टर इनकम के तो वही 4 एग्जांपल्स हैं, और ट्रांसफ़र इनकम में आप ओल्ड एज पेंशन, रेमिटांस, स्कॉलरशिप एटसेट्रा, गिफ्ट, ये सब चीज़ें लिख सकते हो जो बिना किसी सर्विस प्रोवाइड करे ही हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेसिडेंट और सिटीज़न का, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं या खासकर जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे देश के जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या इनकम अर्न करी। तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि भाई रेसिडेंट कौन है। रेसिडेंट, क्या आप रेसिडेंट हो? क्या विराट कोहली रेसिडेंट है? क्या मैं रेसिडेंट हूँ? क्या अक्षय कुमार रेसिडेंट है? भाई पता होना चाहिए। तो रेसिडेंट का मतलब होता है हमारे सिंपल भाषा में एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी कंपनी या कोई भी संस्था, मतलब इंस्टीट्यूशन, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में लाए करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? वैसे तो एक वाइडर टर्म है, लेकिन बेसिक समझने के लिए हम मान लेते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कमाना, खर्चा करना, सेविंग करना, वो उसी लोकेशन पे करता है। अब आप अगर इंडिया में ही कमा रहे हो, इंडिया में ही खर्च कर रहे हो, सेविंग भी ज़्यादातर यहाँ ही कर रहे हो, तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसका मतलब इंडिया में लाए कर रहा है ना। बाकी आप अगर उसी जगह पर रहते हो और 1 साल से ज़्यादा उस टेरिटरी पर बिता रहे हो तो भी मान लेते हैं कि फिर ठीक है, आप वहाँ कर रेसिडेंट हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब सिटीजनशिप जो होता है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखना। तो ब्लू कलर कर देता हूँ। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, सिटीजन आप किसी भी कंट्री के बन सकते हो, जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट कंट्री। अब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसीलिए सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि हमें सिटीजन से कोई मतलब नहीं है, हम रेसिडेंट देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और जो रेसिडेंट होगा उसी को मतलब हम अपना, उसी की इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम कहेंगे, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखो, इस पर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करना। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए ले रखे हैं कि भाई कौन जना रेसिडेंट है इंडिया का, कौन नहीं है ना। अब जैसे एक आदमी है इंडियन सिटीज़न, वो सिंगापुर में रहता है बिजनेस के लिए, तो हम मानेंगे वो तो सिंगापुर का ही रेसिडेंट है। इसी तरह मान लो एक इंडियन, वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो अब वो अगर यूएस एम्बेसी में जॉब कर रहा है जो इंडिया में ही लोकेटेड है, तो अब देखो वो तो इंडिया में काम कर रहा है एक तरह से, और इंडिया में ही खर्च करेगा, तो हम मानेंगे कि फिर वो इंडिया का ही रेसिडेंट है। अब एक जापान का स्टूडेंट है, वो इंडिया सिर्फ पढ़ने आया, तो वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, वो जापान का रेसिडेंट माना जाएगा। इसी तरह अब हमारे इंडियन स्टूडेंट 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गए हैं, तो फिर क्या मानेंगे हम उनको मानेंगे कि वो तो अपने इंडियन ही हैं, वो रेसिडेंट इंडिया के ही माने जाएंगे। क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं विदेश, या कोई विदेश से पढ़ाई के लिए आता है, वो अपने ही देश का रेसिडेंट होता है, चाहे वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ रह रहा है, दैट डजेंट मैटर। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, ब्रिटिश एम्प्लॉय, वो लंदन की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है,
अब देखो वो लंदन में रहता है, वहीं पे काम कर रहा है, वहीं पे खर्च करेगा, तो वो कहाँ का रेसिडेंट है? वहीं का, इंग्लैंड का ही। तो मतलब रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है जो बताता है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, राइट? तो ये याद रखना है। फिर इसी तरह एक और अगला कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक टेरिटरी का या डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब हम डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट कई बार बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, क्योंकि जीडीपी की शुरुआती परिभाषा में भी ये दे रखा था कि गुड्स और सर्विसेज फाइनल गुड्स वाले जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए। तो ऑब्वियसली बच्चा पूछता है सर डोमेस्टिक टेरिटरी ये क्या होता है, या इकोनॉमिक टेरिटरी ये क्या होता है? तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब एक ऐसी टेरिटरी जो देश की सरकार एडमिनिस्टर करती है, जहाँ पर फ्रीली आप एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हो, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड हो जाती हैं, वो आप ध्यान से समझना। जैसे टेरिटोरियल वाटर्स है ना, तो जो समुद्री पानी होता है तटों का, वो भी कुछ किलोमीटर्स तक हमारी ही टेरिटरी माना जाता है। एयर स्पेस, हवा में कुछ जगहें जो हैं वो भी हमारी ही जगह मानी जाती हैं, या एयर स्पेस शिप्स, एयरक्राफ्ट जो हैं हमारे इंडियन, वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स मतलब बड़ी बड़ी नाव, नेचुरल एंड गैस रिग्स, ये कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम बड़े बड़े नेचुरल गैस या ऑयल्स को संभाल कर रखते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी इंडियन एम्बेसीज़ होती हैं जो विदेशों में लोकेटेड हैं, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री बेसेस, ये सब हमारी ही टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये सब क्या हैं, एक तरह से ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी ही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई यूएस एम्बेसी या कोई भी फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, तो वो फॉरेन एम्बेसी क्योंकि उसको फॉरेन कंट्री या फॉरेन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, तो वो फिर हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। तो जैसे हम अपनी एम्बेसीज़ को अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, तो वैसे ही यूएस भी अपनी एम्बेसी को अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानेगा, तो उसको फिर हम अपनी टेरिटरी कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिंपल भाषा में ये सब चीज़ें ऊपर वाली हमारी टेरिटरी है, पर कोई भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी अगर हमारे देश में है तो वो फिर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। अच्छा, फिर एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए थ्योरी क्वेश्चन में के लिए, क्योंकि पहले हम अभी सारी थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जीडीपी जो है, क्या हम उसको देश के इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजर मान सकते हैं कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो हम मान लें कि देश में इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है? तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीडीपी के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो हमको मेनली वो 4 लिमिटेशंस का जिक्र करना होता है। अब जैसे एक रीज़न है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये कि आज भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब ऐसी ट्रांजैक्शंस जीडीपी में तो मेजर नहीं हो पाती, पर ये एक्चुअल में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं या इनसे भी वेलफेयर हो रहा होता है। तो अगर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो वेलफेयर में तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं परंतु जीडीपी में नहीं आ पा रही, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ की सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं वेलफेयर में, लेकिन उनकी कोई मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए वो जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती। इसी तरह दूसरा एक रीज़न लिख सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब कभी कभी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ख़राब है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट्स बनाए और रिच सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बनाए, पुअर सेक्शन के लिए बहुत कम बनाए, तो उससे जीडीपी तो देखने में लगेगा कि बढ़ रहा है, परंतु क्या देश में वेलफेयर हो रहा है? आंसर इज़ नो, क्योंकि हम रिच के लिए ज़्यादा और पुअर के लिए कम बना रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक ख़राब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको फिर हम कहेंगे कि नहीं, जीडीपी एक अच्छा वेलफेयर का मेजर नहीं है। इसी तरह एक पॉइंट हो सकता है एक्सटर्नलिटीज़। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें या तो फ़ायदे मतलब अच्छी बातें या नुकसान जो जीडीपी में हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं हमारे को, हमारे इंसान को या वेलफेयर को वो अच्छे में या बुरे में प्रभावित कर रहे होते हैं। अब जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो बहुत सारे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गार्डनिंग करी, हमने एक पेड़ लगाया, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पर वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होगा। या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के भी एग्जांपल हो सकते हैं। लेट्स से कि आपकी कोई फैक्ट्री है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है,
अब वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, पर ये सब चीज़ें हम मेजर करके जीडीपी में बता नहीं सकते। तो एक्सटर्नलिटीज़ जो होती हैं ये कुछ ऐसी नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं जो फ़ायदा भी दे सकती हैं या नुकसान भी दे सकती हैं, तो इनको हम लेकिन जीडीपी में शो नहीं कर पाते। तो इसीलिए बेसिकली पॉइंट ये है कि जीडीपी को हम अच्छा मेजर नहीं मानेंगे। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जैसे जो जनरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इतने तक की स्टडी के जो हमने पढ़े, तो आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को अपना ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करना बुक से। बाकी यहाँ पर तो सिर्फ मैंने डेमो के लिए कुछ एग्जांपल्स लगाए हैं। जनरली क्वेश्चन एक इस तरह का आ जाता है कि क्वेश्चन आपको कहता है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में बताओ कि क्या फैक्टर इनकम है, क्या ट्रांसफ़र इनकम है और रीज़न दो, है ना। तो कुछ भी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आया स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्कॉलरशिप है तो ये एक ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि इसके बदले में कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई होगी। और फैक्टर इनकम याद रखने सिर्फ 4 ही होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। इसी तरह मान लो ओल्ड एज पेंशन पूछ लिया, तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ हम बूढ़े होने पर सरकार बुजुर्गों को देती है एक सहायता के तौर पर, तो इसके बदले में भी वो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये भी एक ट्रांसफ़र इनकम ही है। लेकिन अगर मान लो लिखा है बोनस, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिला, अब बोनस जो होता है वो एक फैक्टर सर्विस के बदले में ही मिलता है। जब आप काम करते हो किसी एम्प्लॉयर के यहाँ, अच्छे से काम करते हो, मेहनत से काम करते हो, वो आपसे खुश होता है, आपकी सर्विसेज से खुश होता है, तो फिर आपको बदले में बोनस देता है, तो इसको फिर हम फैक्टर इनकम ही कहेंगे, है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको आप खासकर ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। जैसे ओल्ड एज पेंशन, फ्लड विक्टिम्स को कुछ मदद कर दी, है ना, कुछ रिलेटिव्स हमें बाहर से पैसा भेज रहे हैं, या कोई इंश्योरेंस मनी रिसीव हो गया आग लगने की वजह से, या कोई स्कॉलरशिप वगैरह इस तरह से हमें मिल गई, ये सब बिना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करे गए इनकम्स हैं, तो इसीलिए हम इनको ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। अच्छा, फिर आता है दूसरे तरह का क्वेश्चन, जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि कौन से गुड्स, आपको गुड्स दे के पूछ लेगा कि कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं या कौन से गुड्स फाइनल गुड्स हैं। तो इसमें भी आपको बड़े ध्यान से देखना है कि किन को इंटरमीडिएट बोलेंगे, किन को फाइनली बोलेंगे। अब जैसे इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक वीट फ्लोर का एग्जांपल है। अब हमने अपने घर के लिए अगर ख़रीदा तो वो एक फ़ाइनल गुड है, लेकिन अगर किसी बेकरी शॉप वाले ने ख़रीदा, अब वो तो इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगा, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है। इसी तरह मशीन, अब मशीन अगर हम ख़रीद रहे हैं फाइनल प्रोडक्शन के लिए तो एक फ़ाइनल गुड है, और मशीन अगर हम ख़रीद रहे हैं रीसेल के लिए तो फिर वो एक इंटरमीडिएट गुड है। तो मतलब गुड्स का पर्पस, गुड्स का नेचर, ये सब देखकर फिर हमें डिसीजन लेना होता है कि वो एक फ़ाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड्स है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आप करना। यहाँ पर मैंने देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, वैसे तो कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे एक लिखा है कि मोबाइल सेट्स खरीदे मोबाइल डीलर ने, तो वो रीसेल करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड है। या लिखा है कि मिल्क परचेज़ करा हाउस होल्ड ने, अब हम मिल्क खरीदते हैं तो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए ख़रीद लेंगे, तो हम इसको बोल देंगे फाइनल गुड्स। या एक और एग्जांपल है, जैसे कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ ऑफिस में, अब हम अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगाते हैं, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूसर ने जो करी, अब इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए इसको भी हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। या एक लिखा है मान लो चौक और डस्टर जो स्कूल ने खरीदे, अब ये चौक और डस्टर जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत कम होती है, हफ्ते 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं, और स्कूल इनको यूज़ करता है अपने मेन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए इनको हम रॉ मटेरियल की तरह मानते हुए इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे क्लासीफाई करवाता है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन दिखाओ इस तरह का। देखो जी, एक आता है कि स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में बताओ कि क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या फ्लो है। तो आपको बहुत सारे आइटम्स दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको बस पहचानना है कि वो स्टॉक है कि फ्लो है। अब जैसे मशीन, तो मशीन का कोई टाइम डायमेंशन तो नहीं होता, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। या उसने बोला वेल्थ, तो ये क्या होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। लेकिन मान लो उसने बोला इनकम, तो इनकम एक फ्लो है, क्योंकि इनकम को हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, 1 साल की इनकम, 1 महीने की इनकम या सेविंग, तो उसको भी हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
मेजर करते हैं। तो बस ये हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें फ्लो हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें स्टॉक हो सकती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से मतलब कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बुक में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको आप ज़रूर एक बार करना, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम करेंगे 3 ऐसे बड़े मेजर कॉन्सेप्ट्स जो न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं और जिनका यूज़ वैसे भी क्वेश्चन पूछने में कर सकता है, जिनको हम कन्वर्जन के टूल्स कहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? जैसे एक है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे हम नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में घूमते हैं। इसी तरह फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जिससे हम इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और तीसरा होता है ग्रॉस और नेट या डेप्रीसिएशन, जो भी कन्वर्जन में काम आता है। लेकिन इसमें क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा ग्रॉस और नेट तो पढ़ रखा था, तो मैं आपको पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता देता हूँ कि ये क्या होता है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है बेसिकली 3 चीज़ों का समागम है। वो 3 चीज़ें क्या? अब पहली चीज़ होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में कॉम्पनसेशन यानी सैलरीज़ लेते हैं। अब हमारे देश के लोग जिन्हें सैलरीज़ मिलती हैं फ़ॉरेन से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम फ़ॉरेन में सैलरियां दे रहे हैं। तो इसको जब हम डिफरेंस के तौर पर निकालते हैं तब हम कहते हैं नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सिंपल सी भाषा में, मान लो हमारे पास 100 रुपये आए कॉम्पनसेशन के और हमने 80 रुपये दिए कॉम्पनसेशन के, तो हम नेट बोलेंगे 20 रुपीज़ नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरह दूसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें मेनली हमारी जो इनकम है इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में या डिविडेंड के रूप में, इनको हम कवर कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड जितना हमारे देश में आया माइनस जितना हमने दिया, उसको बोल देते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरी होती है रिटेन्ड अर्निंग्स, जो हमारी कंपनियों की होती है मेनली। तो अब बहुत सारी हमारी कंपनियां जो विदेशों में हैं वो अपनी अर्निंग्स बचाती हैं और हमारे देश में लाती हैं। तो मान लो 200 रुपीज़ हमारे देश में रिटेन्ड अर्निंग आया, और इसी तरह बहुत सी विदेशी कंपनियां हमारे देश में पैसा जो बचाती हैं, रिटेन करती हैं अर्निंग, वो अपने देश वापस ले जाती हैं। तो मान लो वो 150 रुपये लेकर चले गए, तो 200 रुपये रिटेन अर्निंग आई, 150 रुपये रिटेन अर्निंग चली गई, तो हम कहेंगे नेट रिटेन अर्निंग 50 रुपये। अब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, इन तीनों चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं तब बन जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना? तो ये इसका हमें ध्यान रखना है, 3 कंपोनेंट्स का समागम है। बाकी हाँ, सिंपल भाषा में, क्योंकि जो 3 बार पैसा आ रहा होता है विदेश से, तो उसको शॉर्ट में हम कह देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब 3 बार पैसा जा रहा होता है विदेश, तो हम उसको कह देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एक नज़रिया ये भी हो सकता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को पढ़ने का, कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये भी एक तरह से हो गई हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। बाकी इसका यूज़ होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, कि जो भी हमारा नेशनल प्रोडक्ट होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और NFIA को मिलाकर बनता है। तो बस ये कन्वर्जन में हमें इस्तेमाल करना होता है। तो नेशनल प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। और आप इसी को अगर चेंज करके लिखना या बोलना चाहते हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFI। तो ये NFIA का यूज़ होता है ना? इस पर कभी कभी छोट मोट क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है नेशनल प्रोडक्ट से? तो आंसर येस है इनके, क्योंकि कभी भी फिक्स नहीं होता कि कौन ज़्यादा होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकता है और नेशनल प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि NFIA पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ ऑल मैथमेटिक्स। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम इसका कोई भी एक यूनिफॉर्म आंसर नहीं बना सकते। अच्छा जी, अब नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कभी कभी थ्योरी में डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ ले तो आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। नेशनल प्रोडक्ट में हम बात करते हैं रेसिडेंट्स की, यानी कि वो गुड्स जो रेसिडेंट्स ने बनाए या वो इनकम जो रेसिडेंट्स ने अर्न करी। लेकिन जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों ने जो पैसे कमाए जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं।
अब यहाँ पर हम रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहे होते, यहाँ पर हम सिर्फ जोग्राफिकल बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो मेन डिफरेंस बस यही याद रखना है, बाकी तो सब छोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मेन मूल डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। अब इसी पर बेस्ड आपके इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आप अपनी बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कहता है कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में आएंगी या नहीं आएंगी। तो हमें सिंपल सी काम क्या करनी है कि हमें जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई करना है और वो देखना है कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, तो आंसर है येस, और अगर नहीं आ रहा तो नो। अब जैसे कुछ रैंडम एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में देखो इंडियन एम्बेसी में लोग काम कर रहे हैं, तो इंडियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी है, तो हम कहेंगे येस। थर्ड एग्जांपल में भी लिखा है, देखो इंडियन एम्बेसी में कुछ रशियंस काम कर रहे हैं, तो इंडियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी है, तो हम कहेंगे येस। लेकिन देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि रशियन एम्बेसी के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब रशियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी नहीं है, वो रशिया की टेरिटरी है, तो हम आंसर कहेंगे नो। इसी तरह फिफ्थ में लिखा है अमेरिकन एम्बेसी में काम हो रहा है, तो वो भी हमारी टेरिटरी नहीं है, तो हम आंसर कहेंगे नो। तो इस तरह से हमको बस तो ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हमारी टेरिटरी है और क्या चीज़ हमारी टेरिटरी नहीं है। तो इस पर कई बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक सिंगापुर में कंपनी है इंडिया की, उसने पैसे कमा लिए, तो अब सिंगापुर तो हमारी टेरिटरी नहीं है, तो हम कहेंगे आंसर इज़ नो। इसी तरह लंदन में एक बिल्डिंग में रेंट रिसीव हुआ, तो अब लंदन हमारी टेरिटरी नहीं है, तो हम कहेंगे आंसर इज़ नो। तो हमें बस टेरिटरी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट या NFIA का, जो हमको यूज़ करवा सकता है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को लेकर। फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस क्या है? वेरी वेरी इजी। फैक्टर कॉस्ट तो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट होती है, लागत। लेकिन जब उसके अंदर हमारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं और सब्सिडीज़ जो हैं उनको अगर हम घटा देते हैं, तो फिर बनता है मार्केट प्राइस। तो टेक्निकली मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला बन गया कि भाई मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज को बोल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बस ये फॉर्मूला यूज होता है जनरली, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसी को अगर आप घुमाकर बोलना या लिखना चाहते हो तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कन्वर्जन में कई बार काम आ जाता है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक होती है फैक्टर कॉस्ट जबकि एक होता है मार्केट प्राइस। फिर तीसरा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, डेप्रीसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला बस सिंपल है, वो हमको याद रखना है कि कोई भी नेट प्रोडक्ट या कोई भी नेट वेरिएबल किसके बराबर होता है, जब हम ग्रॉस वेरिएबल में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। बाकी इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में बोलना चाहें कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। तो ये भी कई बार हमारे न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। चलो अब मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, ये कन्वर्जन्स के बाद किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे लिए 3 तरह के मेथड्स होते हैं। तो ये पोर्शन ऑफ द वीडियो जो है ये एक तरह से अंतिम चैप्टर है बुक्स के हिसाब से, जिसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, जिसमें हमें प्रैक्टिकली तीनों मेथड्स पता होने चाहिए जिससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, है ना। नेशनल इनकम को NNP-FC बोलते हैं। अब अगर मैं पहले एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो देखो हर मेथड के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और खासकर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो थ्योरी के लिए तो आप प्रिकॉशंस ज़रूर पढ़ना। अब एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये है कि भाई देखो जो भी खर्चे हो रहे हैं हमें वो खर्चों को जोड़ना है। अब खर्चा कौन करता है? हाउस होल्ड भी करता है, फर्म्स भी करते हैं, सरकार भी करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी खर्चे होते हैं। तो इन्हीं 4 खर्चों को जोड़कर बन जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे जो भी हाउस होल्ड्स का खर्चा है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस NPOs का खर्चा है, उनको नाम दे दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
फिर जो सरकार खर्चे करती है, गवर्नमेंट खर्चे करती है अपने कंजम्पशन पर, उसको नाम दे दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उनको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर अलग से कर लेता हूँ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका मतलब होता है कि जो भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट का खर्चा हो रहा है। अब इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड होती है, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है उसमें जनरली बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें जनरली रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं, और उसमें सरकार जो सड़कें वड़कें बनाती है, पुल ब्रिजेस बनाती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं। इनको फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंबी अवधि तक चले रहते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए जो आपको यहाँ पर मेनली बता रखी है। बाकी चौथा खर्चा होता है नेट एक्सपोर्ट्स का। नेट एक्सपोर्ट सिंपल है, जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन चार एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके हमें जीडीपी एमपी पता लग जाता है, और जीडीपी एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बस, तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करने का ये हमारा सिंपल तरीका बन गया। अब उसके बाद जीडीपी एमपी आने के बाद क्वेश्चन हमसे जो भी कैलकुलेट करवाएगा वो हम कन्वर्जन लगाकर निकाल सकते हैं। हो सकता है वो एनडीपी एमपी निकलवाए, हो सकता है वो एनएनपीएफसी निकलवाए, वो जो भी निकलवाएगा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा आंसर आ जाता है जीडीपी एमपी, है ना। तो ये चीज़ बस हमें पता होनी चाहिए। बाकी थ्योरी के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप रीड करना अपनी बुक से भी याद होने चाहिए। कई बार थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जैसे कुछ प्रिकॉशंस आप ये याद रखो कि इंटरमीडिएट गुड्स के एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करना, कोई सेकेंड हैंड गुड्स का खर्चा है उसको कंसीडर नहीं करना, हालांकि उस पर कमीशन अगर पे कर रहे हो तो कर लेंगे। कोई भी फाइनेंशियल एसेट अगर है, शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने का खर्चा नहीं करना। आप जो प्रोडक्शन करते हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनको फिर हम उस खर्चे को ज़रूर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक तरह से प्रोडक्शन हो गया। बाकी जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर सरकार खर्चा करती है उसको भी कंसिडर नहीं करना। तो इन सब कुछ छोटे मोटे प्रिकॉशंस का हमें मेनली ध्यान रखना है ना। बाकी क्वेश्चन हमसे जनरली थ्योरी में पूछ लेता है कि एक्सपोर्ट्स को हम क्यों कंसिडर करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स को कंसिडर करने का एक सिंपल सा लॉजिक ये है क्योंकि जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको बनाने का खर्चा हमारी टेरिटरी पर आया, इसीलिए उस खर्चे को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये तो खैर बहुत सिंपल है, कि क्या नेट एक्सपोर्ट्स एनएफआईए का पार्ट है। तो हम कहेंगे नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स एक अलग चीज़ है, एनएफआईए एक अलग चीज़ है ना। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर मेथड में तो बस आप ये मेन फार्मूला और इसके मीनिंग को याद रखना। दूसरा आता है इनकम मेथड, या इसको फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चलता है फैक्टर इनकम्स के ऊपर। अब इसका नाम इनकम मेथड इसीलिए है कि जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हुई उसके बदले में क्या क्या इनकम मिली। तो जैसे पहली तो वेजेस होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिज़ाइनर शब्दों में हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें वेजेस एंड सैलरीज जो कैश में मिलती है वो भी, या अपने एम्प्लॉयर ने कोई गाड़ी बंगला दिया यानी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वो सब भी आते हैं। और एम्प्लॉयर कभी कोई सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन करता है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी सब कुछ इसी के अंदर कंसिडर हो जाते हैं। मतलब इन नटशेल एम्प्लॉयर अपना जो भी बेनिफिट, जो भी पैसा या काइंड एम्प्लॉय को पे कर रहा है उसको हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोल देते हैं। इसी तरह एक आता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं? जो किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं कर रहे, वो खुद ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद ही अपना काम कमा रहे हैं, वो खुद ही अपना पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी इनकम को मिक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ मिक्स है, हम अलग अलग नहीं बता सकते। और तीसरा कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी वाली इनकम में जनरली आ जाता है रेंट या रॉयल्टी भी कह सकते हैं और इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप वाली
प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप वाली से इनकम जो होती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो सिंपल भाषा में ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया रेंट या रॉयल्टी और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो होता है बेसिकली वो आपको बताऊंगा, प्रॉफिट जो होता है उसके भी अपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स का नाम होता है कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट में सबसे पहले एक हिस्सा टैक्स का चला जाता है। एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब हो गया जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को दे देती है। और तीसरे को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं, या जिसको हम सेविंग्स भी कह सकते हैं, है ना। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स को ही बोला जाता है। तो प्रॉफिट जो होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो हमको याद रखना है। बाकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वो हो गया, मिक्स्ड इनकम वो हो गई, ऑपरेटिंग सरप्लस वो हो गया। इन तीनों को जोड़कर पता है हमें क्या मिल जाता है? इन तीनों को जोड़कर हमें मिल जाता है नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम का पता लग जाता है। तो वो आपको भी नीचे दिखा देता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को जोड़कर हमें मिल जाता है NDPFC। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या है। तो तीनों चीज़ों को ऐड कर कर यहाँ पर देखो हमें मिल गया NDPFC। और फिर उसके बाद क्वेश्चन हमसे जो भी निकलवाएगा वो हम निकाल लेंगे। अगर वो नेशनल इनकम निकलवाना चाहता है तो हम NFIA ऐड कर देंगे, या वो कुछ भी और निकालना चाहेगा तो फिर हम उसको कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इनकम मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो तीनों इनकम्स को जोड़कर NDPFC आ जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बीच में आ रहे थे, वो आपको बता देता हूँ। वो बड़े अच्छे से ना क्लियर होने चाहिए, खासकर कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर हर प्रकार का देखो बेनिफिट आ जाता है। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चाहे कैश में, चाहे काइंड में, या किसी भी रूप में अगर बेनिफिट दे रहा है तो वो सब कुछ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ही आ जाता है ना। तो यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं। इसी तरह कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या नहीं आता वो भी पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई ट्रेवलिंग अलाउंस है, तो वो तो एक बिजनेस का एक्सपेंस है, उसको फिर हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, है ना। या फिर मान लो एम्प्लॉयर ने यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करी, अब वो भी एक बिजनेस का एक्सपेंस है, वो कोई एम्प्लॉयर के बेनिफिट का कोई वैसे उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है। तो इस तरह के खर्चों को हम, या लोन दिया देखो उसने अपने एम्प्लॉय को, तो ये भी एक तरह से उसके लिए लोन है, ये कोई उसकी कॉम्पनसेशन का पार्ट नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इंटरेस्ट को लेकर भी ट्रीटमेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई कौन सा इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आता है। अब इंटरेस्ट तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। अगर किसी भी जने ने लोन लिया प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन अगर किसी ने लोन लिया कंजम्पशन के पर्पस के लिए तो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदने के लिए आपने लोन लिया, तो ये कोई प्रोडक्टिव पर्पस है नहीं, तो फिर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, है ना। या फिर आपने बैंक से लोन लिया, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये भी कोई प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो लोन लिया नहीं, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो मान लो तो कंजम्पशन करोगे। अब लेकिन मान लो जैसे एक टर्म आप याद रखना, नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है बैंक से। अब आपको लगेगा सर गवर्नमेंट लोन ले रही है वो तो प्रोडक्शन करेगी, नहीं। मानते ये हैं, अजम्पशन ये होती है कि गवर्नमेंट भी अपने कंजम्पशन के लिए ही लोन ले रही है, तो इसीलिए हम उस इंटरेस्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। या मान लो देखो जनरल गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट दिया, तो वो भी कंजम्पशन के लिए ले रही है लोन, तो फिर हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मतलब हमको सिंपल भाषा में ये याद रखना है कि जब भी कंजम्पशन के लिए अगर कोई लोन लिया जा रहा है तो इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। बस प्रोडक्शन के लिए अगर कोई लोन ले रहा है, प्रोडक्शन के लिए लोन कौन लेगा? फर्म्स। तो अगर फर्म ने कोई लोन लिया तब हम इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये छोटा सा ट्रिकी पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो उसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। अब बैंक के पास जो पैसा होता है वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती है ना। देखो कंपनी ने लोन लिया तो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करती है। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि डिबेंचर्स भी कंपनी इशू कर रही है तो वो प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेगी। फर्म ने देखो लोन लिया है तो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगी, है ना। ये भी फर्म ने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है
तो वो भी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेगी। तो जितनी भी देखोगे आप, कंपनी अगर कोई लोन ले रही है तो वो फिर प्रोडक्शन के लिए पैसा इस्तेमाल करेगी, तो इंटरेस्ट को देखो इंक्लूड कर रखा है ना। तो ये क्लासिक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी इस पर क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ लेता है कि क्या चीज़ कॉम्पनसेशन में आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी, या क्या चीज़ इंटरेस्ट की आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी, तो वो हमको बस अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो सिंपल हैं, जैसे कोई भी ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करना, कोई भी कैपिटल गेन, विंडफॉल गेन, लॉटरी इनकम, इन सबको इंक्लूड नहीं करना, किसी भी तरह की इलीगल इनकम है ना, ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग करके, उनको इंक्लूड नहीं करना, किसी भी तरह का टैक्स वगैरह है, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, हालांकि अब रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इनको इंक्लूड नहीं करना। बाकी हाँ, इम्प्यूटेड रेंट अगर है कि आप अपने घर में खुद रहते हो, तो फिर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि रेंट चाहे इम्प्यूटेड हो या आप किसी और को देकर कमा रहे हो, तो रेंट है, तो उसको तो फिर हम अपनी फैक्टर इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह के कुछ छोटे प्रिकॉशंस इसमें हमें पता होने चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी मेथड पर, बस फिर हमारा पूरा ये 1 घंटे का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब इसको वैल्यू एडेड क्यों बोला जाता है, इसके स्टेप्स भी बड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उन तीनों ही सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन निकालते हैं और फिर उसको जोड़ लेते हैं, तो हमें जीडीपी पता लग जाता है। लेकिन वो पता लगेगा कैसे, तो देखो उसके लिए हमारे कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहले यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है 2 चीज़ें, यानी कि जिसमें आप सेल्स को और चेंज इन स्टॉक को जोड़ लेते हो। अब इसमें सेल्स के बारे में थोड़ा सा याद रखना, सेल्स जो होती हैं वो एज ए फर्म मैं जितनी भी डोमेस्टिक सेल कर रहा हूँ वो भी कंसिडर होती हैं, और जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो भी कंसिडर होती हैं। तो अगर मैंने हाउस को सेल करा, फर्म्स को सेल करा, गवर्नमेंट को सेल करा और कुछ फॉरेन में भी सेल करा, तो सबको जोड़कर सेल्स बोल लेंगे। बाकी चेंज इन स्टॉक जो होता है वो हमारा सेम फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर हम दूसरा निकालते हैं अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो बेसिकली हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स को खरीदने का खर्चा होता है। अब उसमें मेनली एक ही होता है हमारे लिए, मेनली जो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि भाई हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो भी खर्चा आया उसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड निकालने का सिंपल तरीका बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आंसर आ जाता है वैल्यू एडेड। तो इसको हम GVA-MP भी बोल सकते हैं। और जब हम अलग अलग सेक्टर्स का GVA-MP जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है GDP-MP, और फिर उसको कन्वर्ट करके हम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर थ्योरी में छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ ले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड में क्या फ़र्क है, तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूला बता सकते हो कि क्या फ़र्क है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं, वो आपको दिखा और बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल के अंदर सारी की सारी सेल्स और एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं यानी परचेज की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप जहाँ से भी रॉ मटेरियल खरीदते हो और जहाँ से भी अगर आप इंपोर्ट भी करते हो रॉ मटेरियल, तो वो दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें एग्जाम में कभी कभी ट्रिक पॉइंट करते हैं, वो आपको सेल्स भी दे देते हैं और एक्सपोर्ट अलग से भी दे देंगे, तो आप ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर ही होता है। और इसी तरह इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे देंगे और इंपोर्ट भी दे देंगे, तो आप ध्यान रखना कि इंपोर्ट्स तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर ही होता है। तो बस फिर हमारा वैल्यू एडेड आ जाता है। वैल्यू एडेड को जब हम तीनों सेक्टर्स का जोड़ लेते हैं तो उसको GDP-MP भी बोल देते हैं। उसके बाद जो भी कन्वर्जन लगाकर हमें क्वेश्चन बोलेगा नेशनल इनकम निकालो, तो वो हम निकाल लेंगे। डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, है ना। तो ये तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। बाकी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तो ये है कि पुराने ज़माने में एक ही आउटपुट 2-2, 3-3, 4-4 बार
एस्टिमेशन में नेशनल इनकम की ऐड हो जाता था। लेकिन उसको, उस डबल प्रॉब्लम को, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके निकाले गए। एक तो फाइनल आउटपुट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब तक प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचा गया तब तक हम आउटपुट की वैल्यू को नहीं लेते, और जितने भी रुपए में फाइनल कंज्यूमर को बेचा गया है, जो फाइनल सेल हुई है, बस उसको कंसिडर करते हैं। तो दैट इज़ वन सॉल्यूशन। जबकि दूसरा एक सॉल्यूशन निकाला गया, जो हम वैल्यू एडिशन पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो खैर हमें पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन निकालते हैं। और हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, जो भी आउटपुट हमने बेचा माइनस जो भी हमारी इंटरमीडिएट की कॉस्ट आई। तो हम हर स्टेज का वैल्यू एडिशन भी निकाल सकते हैं, और हर स्टेज का वैल्यू एडिशन जब हम निकालते हैं तो मज़ेदार बात ये होती है कि उनका सम भी हमारे फाइनल आउटपुट की वैल्यू के बराबर ही होता है। तो मतलब किसी भी तरीके से हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आउटपुट जो फाइनल बेचा या तो उसकी वैल्यू ले सकते हैं, या फिर हर स्टेज के वैल्यू एडिशंस को ले सकते हैं जो बराबर आता है फाइनल आउटपुट के ही। तो फिर हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थ्योरी में कभी कभी हमसे पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है। बाकी कुछ चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हम निकाल नहीं पाते, जैसे हाउसवाइफ की सर्विसेज या फैमिली मेम्बर्स जो एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और अगर वो क्वेश्चन हमसे प्रिकॉशंस पूछे तो आप ये प्रिकॉशंस ज़रूर मेंशन कर देना थ्योरी के लिए, जैसे कि कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचे वो नहीं लेंगे, लेकिन उस पर जो कमीशन अगर या ब्रोकरेज आपको मिला वो हम इंक्लूड कर लेंगे। डोमेस्टिक सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने कोई सेल्फ प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन करी है ना, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करी तो उसको फिर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। बाकी इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी कंसिडर नहीं करना, और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम कंसिडर करते हैं। बाकी फर्म्स या गवर्नमेंट्स जो भी ओन अकाउंट प्रोडक्शन करते हैं उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुई। तो प्रोडक्शन मेथड में बस हमको यही देखना है कि प्रोडक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली अलग अलग हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप देख सकते हो, लेकिन पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम का और इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, वो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी कि कवर कर दूँ। तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि सारे पोर्शन आपको अच्छे से कवर हुए, समझ आए, या कोई भी डाउट मन में है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।